हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो भैया आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। और भैया जैसा कि अब चैप्टर आज पीठ पे जाएगा। पीठ पे जाने का मतलब आज चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे रहेगा और आई होप आप सारी चीज़ें रिवीजन कर रहे होते और अच्छे समय पे हर चीज़ कवर कर रहे होते, है कि नहीं बच्चों? तो भैया आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 पे आ रहे हैं। तो भैया मैं यही बोलना चाहूँगा, जिस तरीके से अब हम लोग का मूड पहले जिस तरीके से तुम्हें मालूम होना चाहिए कि भैया अब हम लोग का पीठ पहुंच गया है अपर पे। अब यहाँ से इसके बाद ये चैप्टर इस तरीके से नीचे आने वाला है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब आप जिस तरीके से स्टडी करोगे, जितना बढ़िया स्टडी करोगे उतना बढ़िया चैप्टर ऊपर जाता जाएगा। लेकिन वहीं पहले तुम स्टडी नहीं करोगे तो ये चैप्टर तुम्हारा ऐसे ड्रॉप जाएगा। तो आई होप ये सारी चीज़ आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर रहे होगे, हर एक चीज़ तो टाइम दे रहे होगे, हर एक सब्जेक्ट को तुम टाइम समय पे दे रहे होगे ना, है कि नहीं? तो बच्चों अब आज मैं तुम्हें रियलिटी बात बता दे रहा हूँ। आज इस समय बात तुम्हें इतना डर लगेगा अपने आप से, क्योंकि अभी वो टाइम है, अभी तुम कर सकते हो लेकिन तुम करना नहीं चाहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि नहीं सारी चीज़ें मिल जाती। भैया नहीं मिलती हैं यार, नहीं मिलती हैं इतनी आसानी से। कोई चीज़ अगर मिल जाए तो आदमी क्या कीमत करेगा? क्यों भैया इतने सिलेक्शन कम होते हैं? क्योंकि भैया जानते हैं कि भैया हमें सेलेक्ट उन्हीं लोग को करना है जो उस काबिलियत से लोग हैं, मतलब वो काबिल हैं। तो भैया उस काबिल में तुम हो कि नहीं ये तुम्हें बताना है कि नहीं? तुम बताओगे ना। आई होप तुम समझ रहे हो जो मेरी बात। ट्राई करो यार, अंडरस्टैंड करो और ट्राई करो यार अच्छा करने का, ठीक है? तो भैया जिस तरीके से हमने पुराने लेक्चर में हमने क्या बढ़ाया था, वहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तक मैंने सारी चीज़ें बता दिया था, स्टैंडर्ड ईएमएफ बता दिया था। फिर उसके बाद इससे पहले वाले लेक्चर में बात कर दी जाए तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में मैंने बताया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। जो लोग एक बार हम जल्दी से एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। किस तरीके से याद किए थे भैया? लेकर भारत सरकार का नाम मानो ऑल मिनरल वाटर, जिद करो फिर चाहे सीएम या डीएम हो, कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। अब तो प्रभु हैं, क्यों आजे इंडिया हो जा, क्यों आजे इंडिया हो जा। जब 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 पटना और कलकत्ता में रोड फिर पानी मिल रहा हो। तो भैया ये सारी चीज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मैंने सारा ट्रिक बता दिया था। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे मैंने ऑर्डर बता दिया था। H2 का जो होता है ये रेफरेंस लेते हैं, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल H2 का 0 होता है, ठीक है? फिर उसके बाद बता दिया था। तो आज हम लोग बेसिकली आज का टॉपिक जो है हम लोग तो पढ़ना क्या है, आज हम लोग तो पढ़ना है नर्स सिचुएशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर्स सिचुएशन के बारे में। आज हम लोग को बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है और इससे एप्लीकेशन के बारे में। तो भैया आज चैप्टर बहुत ज़्यादा पीठ पे जाएगा, क्योंकि इससे पहले अगर चैप्टर आप नहीं रिवीजन कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है। इस वजह से मैं यही बोलूँगा कि हर एक चीज़ आप प्रॉपर तरीके से रिविजन करते आया करो, जिससे कि चैप्टर तो समझने में बहुत आसानी हो, ठीक है? चलो भैया आज हम लोग नर्स सिचुएशन स्टार्ट करते हैं। तो तैयार हो ना भाई? हाँ सर हम लोग तैयार हैं। तो भैया पहले नर्स सिचुएशन की बात कर दी जाए। नर्स सिचुएशन की बात कर दी जाए तो नर्स सिचुएशन बहुत प्यार से बोलता है कि भैया नर्स सिचुएशन क्या बोलता है, जरा बात सुनो। नर्स सिचुएशन बहुत प्यार से बोलता है कि भैया ई इक्वल टू ई सेल इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ माइनस आर टी अपॉन क्या हो जाएगा, एन एफ लॉट क्यूसी हो जाएगा। बहुत प्यार से ये फार्मूले याद कर लो। यही अभी ये भी मत याद करो, अभी ये भी मत याद करो, फिर मैं बताता हूँ। आर इसमें से देखो ई जो होता है, ये होता है ईएमएफ ऑफ सेल, ये होता है ईएमएफ ऑफ सेल। भैया ये तो हर चीज से मालूम हो जाए। ई सेल का मतलब ईएमएफ ऑफ सेल होता है, ई नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल होता है, ठीक है? फिर उसके बाद आर मतलब क्या होता है? आर का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और वहीं पे टी क्या होता है? टेम्परेचर होता है। टी क्या होता है भैया?
टेम्परेचर होता है, टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है, टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या तो दो चीज हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉन गेन हो सकते हैं। और भैया एफ जो होता है फराडे कांस्टेंट होता है, फराडे कांस्टेंट होता है, क्या होता है, फराडे कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू करीब करीब होती है 9650। फराडे कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू करीब करीब 97500 होती है, ठीक है। अप्रॉक्स ये वैल्यू होती है। और लॉट क्यूसी ये तुम्हें चैप्टर कहाँ से याद दिलवा रहा है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम का भी याद दिलवा रहा है, केमिकल काइनेटिक्स का भी रिलेशन याद दिलवा रहा है। तो ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कोशिएंट, ठीक है। तो भैया ये हर एक चीज मालूम है ना, ये हर एक चीज मालूम है ना। यहाँ पे ई मतलब ईएमएफ ऑफ सेल होता है, और इसी पूरे इक्वेशन को नल्स इक्वेशन बोलते हैं। और भैया मैं बोलता हूँ चाहे तो ये फार्मूले याद करना, चाहे तो ये सारे फार्मूले याद करना। अब हम देखो एक मिनट जो मालता दूसरा वाला ये है मात्र पतला चलता है ना। हाँ, फिर उसके बाद हम ये भी नहीं बोले थे, हम बोले थे ईएमएफ इक्वल टू क्या याद कर लो, ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट जो कि स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है। और आर मतलब आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, टी मतलब टेम्परेचर होता है ना। तो एक काम करो, ये एक मिनट हो जाओ, ये जल्दी हो जाए, यहाँ पे एल एन हो रहा, ठीक है, एल एन हो रहा। और जब हमें एल एन से लॉट में कन्वर्ट करना होता है तो हम बोलते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.303 आर टी अपॉन एन एफ हो जाएगा, लॉट क्यूसी हो जाएगा, ठीक है। ये एक फार्मूला बन जाएगा। अब भैया फार्मूले पे फार्मूले होते जाएंगे, अब फार्मूले पे फार्मूले होते जाएंगे। इस वजह से मैं बोलता हूँ भैया हर एक फार्मूले रटा ना करो, सीधे से समझा करो। हर एक फार्मूले रटा नहीं जाता है, समझा जाता है, सीधे से जान लो, हर एक फार्मूले तो रटा ना करो, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे एल एन क्यू सी था, और एल एन तो जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर दी जाए भैया, हम ये भी नहीं बोलेंगे ई इक्वल टू ई नॉट। और भैया यहाँ पे आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, जी होता है, टी होता है 294 केल्विन होता है, और एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एफ होता है फराडे कांस्टेंट। इन सारे वैल्यू का मतलब अगर इनसे सारे वैल्यू तो जब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमें आता है 0.059 आता है, अपॉन एन होता है, लॉग क्यूसी हो जाता है, ठीक है। अब भैया मैं यही बोलूंगा कि भैया याद नहीं करने का, बस यही समझ लो। भाई क्या मैंने बोला, मैंने 3 फार्मूले बताया, और 3 फार्मूले मैंने पहले बेसिक बातें मैंने क्या बोला, एक मिनट हो जाओ, मैं तुम्हारे सामने फिर से सारी चीज मिटा रहा हूँ, फिर से तुम लिखो, एक मिनट हो जाओ, मिटा दे रहा हूँ, तो ही अभी मत याद करना। क्या याद करने वाली चीज है? हमेशा हर चीज याद करना ही होता है। क्या मैंने बोला याद करने के लिए, मैंने याद करने क्या बोला, मैंने बस सीधे से बात बोला कि भैया एक फार्मूले याद करो, ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू सी। ये याद कर लो, हाँ सर याद कर लिए। अब इसके बाद ये फार्मूले याद कर लिए, तो अब करना क्या है बच्चा, अब करना क्या है, क्या करना है सर। अब देखो ईएमएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट, देखो एल एन है, जब लॉट में करेंगे 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, आर टी हो जाएगा अपॉन एन एफ हो जाएगा कि नहीं, और यहाँ पे लॉट क्यूसी आ जाएगा। अरे भाई समझ में आया कि नहीं, हाँ सर ये बात समझ में आया। अब उसके बाद मैंने क्या बोला, ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट माइनस, अब देखो 2.303, और आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी हो जाए टेम्परेचर, एफ हो जाए फराडे। ये सारे वैल्यू जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 0.059 अपॉन एन लॉट क्यूसी आता है, ठीक है, ठीक है। हाँ सर, अब बात कर दी जाए लॉट क्यूसी की, अगर बात तुम्हें नहीं याद हो तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें याद आ रही ना, आई होप याद तो आ ही रही होंगी, क्योंकि भैया हर एक चीज़ तुमने पढ़ा हुआ है, ऐसा मत बोल देना नहीं पढ़े हो ना, ठीक है। फिर उससे बात कर दी जाए क्यूसी, जब हम निकालते हैं तो सी की कंसंट्रेशन की पावर सी हो जाएगा, और डी की कंसंट्रेशन की पावर डी हो जाएगा, अपॉन बी की कंसंट्रेशन की पावर बी हो जाएगा, और ए की कंसंट्रेशन की पावर ए हो जाएगा।
तो इस तरीके से QC निकलता है। तो आई होप ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर बात कर दी जाए इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम की बात कर दी जाए तो यहाँ पे क्या होता है, EMF की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर हो जाती है। इक्विलिब्रियम की बात कर दी जाए तो EMF की वैल्यू क्या होती है, वो 0 के बराबर हो जाती है। और जो होता है QC की वैल्यू, मतलब जो QC होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट जो होता है, वो QC के बराबर आ जाता है। ये सारी बातें आई होप आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, आपको हर एक चीज याद आ रहा होगा। ठीक है, अगर बात कर दी जाए यहीं पे, ये स्टेप इतना जान दो, इक्विलिब्रियम पे EMF की वैल्यू जो होती है वो 0 हो जाती है और QC इक्वल टू KC होता है। अब देखो यहाँ पे EMF की वैल्यू 0 हो जाएगी, EMF की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पे E नॉट बाहर आ जाएगा, तो E नॉट इक्वल टू RT हो जाएगा, RT अपॉन NF हो जाएगा, RT अपॉन NF ln QC। और QC इक्वल टू KC, मतलब हम KC लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं? अरे भाई बोल ना, बोल। यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस RT अपॉन NF ln KC है कि नहीं? हाँ सर। अब एक काम करते हैं, तुम्हें याद दिलवाने जाना है, अब थर्मोडायनेमिक्स की बात करने जाना है। हाँ सर, थर्मोडायनेमिक्स भी मुझे बहुत बढ़िया से आता है। अच्छा, तुम्हें ये याद आ रहा होगा कि अगर मैं इस N और F को इस साइड ले जाए, मतलब F साइलेंट नॉट F साइलेंट नॉट नहीं बोला हूँ, स्टैंडर्ड EMF, ठीक है, इक्वल टू माइनस RT ln KC। अरे बोल सकता हूँ कि नहीं? हाँ सर, ये बोल सकते हो। और अगर तुम्हें याद हो भैया, ये हम क्या बोलते थे, अगर तुम्हें ये बात याद हो तो हम इसे क्या बोलते थे, RT ln KC, तो हम क्या बोलते थे? अरे सर मुझे नहीं याद आ रहा है। इसे हम बोलते थे जिप फ्री एनर्जी। अरे भाई याद करो, ये थर्मोडायनेमिक्स अब याद करो, अब हर एक चैप्टर इंटरलिंक होने जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल्टा जी, और डेल्टा जी मतलब जिप फ्री एनर्जी, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE। ई सेल होता है, NFE सेल होता है ना, NFE सेल होता है। वहीं पे बात कर दी जाए NFE सेल होते हैं ना। फिर वहीं पे बात कर दी जाए, ये क्या होता है, नॉर्मल जिप्स एनर्जी, मतलब ये नॉर्मल जिप्स एनर्जी हो जाता है। अब भैया फार्मूले होते जा रहे हैं, जरा समझने का प्रयास करो। वहीं पे स्टैंडर्ड की बात कर दी जाए तो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NFE टाइम्स ऑफ सेल। ठीक है, EMF ऑफ सेल, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, ये होता था जिप्स एनर्जी। अरे भाई याद आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि ये सारी चीजें तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, आनी तो चाहिए भाई, क्योंकि भाई देखो अब चैप्टर पीक पे जा रहा है तो इस समय सारा रिवीजन करना होता है। ठीक है, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड, जिप्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड जिप्स फ्री एनर्जी हो जाएगा है। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ जाए। अच्छा वो छोड़ो, ये बात तो समझ में आए। अच्छा ये बता दो, हम इसे एलएन तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोल सकते हैं सर? ई नॉट इक्वल टू माइनस आर टी अपॉन एन एफ, जो नहीं, माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉट TC। अरे भाई बोल सकते हैं कि नहीं? देखो मैंने क्या बोला, सिंपली इस फार्मूले तो यहाँ पे ln की वैल्यू लॉट में जब कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा ये भी तो हम बोल सकते हैं सर, यहाँ पे 2.303 R और T अपॉन F, जिसकी वैल्यू होती है माइनस 0.059 अपॉन n लॉट TC। अरे भाई देख लो ना, अब देख लो भाई, चैप्टर पे चैप्टर हुए जा रहे हैं, अब ये मत बोल देना सर नहीं समझ में आ रहा है। तो देख लो भाई, यहाँ पे हमने ये भी वैल्यू निकाल दिया है। तो स्टैंडर्ड EMF की वैल्यू हमने निकाल दिया, माइनस 0.059 अपॉन n लॉट KC होता है। ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। आई होप सारी चीजें आपने रिवीजन किया होगा। थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा जी जिप्स फ्री एनर्जी निकल गया और यहाँ पे स्टैंडर्ड जिप्स फ्री एनर्जी आ गया। और वहीं पे बात कर दी जाए डेल्टा RT बाई NF ln तो जब हम लॉट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वहीं पे बात कर दी है 2.303 इंटू आर जो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर यहाँ पे 294 केल्विन लेते हैं, और जब इन सारी वैल्यू तो रख के हम
सॉल्व कर लेते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलता है 0.059 अपॉन n लॉग Cc मिलता है। और ये जो वैल्यू होता है ये सारे सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाते हैं और स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू ये हो जाती है। वहीं पे हमें क्या क्या मिला, हमें सबसे पहले ये फार्मूले याद करने हैं और ये फार्मूले के बाद हमने क्या किया है, बस सिंपली सारे वैल्यू रखते जाए, सारे हमें फार्मूले याद आते जाए। हर एक फार्मूले देख लो, तो ये फार्मूले ऐसे नहीं है कि जो तुम्हारे नहीं छूटे। एक बार फिर से मैं हटा दे रहा हूँ, फिर से लिखो, लिखो मेरे साथ लिखते रहो यार। देखो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली एक बार हर चीज हटा दिया। अब तुम्हारे साथ मैं भी लगा हूं तो तुम्हें भी लगना पड़ेगा भाई। देखो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने बोला कि भैया ऐसा है कि मुझे कुछ याद भी नहीं करना, ईएमएफ इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन ई एन एफ लॉज एल एन क्यू सी, मैंने ये बोला, ठीक है। फिर मैंने बोला कि ई एम एफ इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 अपॉन आर 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉज क्यू सी, मैंने सिंपल ये बोल दिया। मैंने बोल दिया अरे छोड़ो यार, यहाँ पे माइनस है भाई, ई नॉट सेल माइनस, ठीक है। फिर मैंने बोला अच्छा 2.303 आर टी अपॉन एफ की वैल्यू आ जाएगी 0.059 अपॉन एन लॉज क्यू सी हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस ई नॉट तो रहेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सीधे से ये निकाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला ये अब फार्मूले हमें रटना नहीं है, बस एक फार्मूले मैंने याद कर लिया, उसी फार्मूले से हमें ये सारी वैल्यू मिलती गई है। हाँ सर, फिर मैंने क्या बोला, फिर मैंने बोला कि ऐसा है, क्या करते हैं इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम की बात कर दी जाए, एट इक्विलिब्रियम की बात कर दी जाए तो यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और वहीं पे बात कर दी जाए ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी 0 वहीं पे। फिर उसके बाद मैंने बोला क्यूसी जो होता है, क्यूसी इक्वल टू टीसी के बराबर हो जाता है। हाँ सर बोल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो यहाँ पे ई नॉट इक्वल टू माइनस आर टी अपॉन ई एन एफ हो जाता है, माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन सी ले सकते हैं कि नहीं, हाँ सर ले सकते हैं। फिर वहीं पे बात कर दी जाए, अगर मैं ये एल एन को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉट सी सी बोल सकते हैं कि नहीं, हाँ सर बोल सकते हैं। फिर मैंने क्या बोला, मैंने बोला क्या कि ऐसा है 2.303 आर टी अपॉन एफ की वैल्यू होती है माइनस 0.059 बाई एन लॉट सी सी। अरे भाई देखते जाओ, बहुत हल्का सा फार्मूला है, ई नॉट की वैल्यू हमारा आ जाए, स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाए। फिर मैंने क्या बोला, ऐसा करो यार मैं इसे एन एफ तो जो है इधर भेज देता हूँ। तो यहाँ पे हमने जब भेजा तो एन एफ ई नॉट होता है, एन एफ ई नॉट इक्वल टू क्या आ जाता है, आर टी एल एन सी सी, आर टी एल एन सी सी, आर टी एल एन सी सी। हाँ भाई देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एन एफ इधर आ जाएगा तो एन एफ ई सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल आर टी एल एन के सी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि यार माइनस है ना, माइनस आर टी एल एन के सी। और इसकी वैल्यू मैंने बोला था डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी क्या होता है, जिप्स फ्री एनर्जी होता है, जो कि वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल जिप्स एनर्जी आ जाएगा, ये क्या वैल्यू आ जाएगा नॉर्मल जिप्स एनर्जी। अरे भाई मैंने कोई फार्मूले रटे नहीं सर, मैंने कोई फार्मूले नहीं रटे हैं भाई, मैं साफ साफ बोलता हूँ, मैंने बस यहीं पे सारी वैल्यू लिखते गया और सारी वैल्यू आती गई। और अगर बात कर दी जाए स्टैंडर्ड जिप्स फ्री एनर्जी माइनस एफ ई नॉट सेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड जिप्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड जिप्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो ये रटने वाली चीज है नहीं सर, ये सारी बातें छोटे छोटे टर्म हैं, आपको समझ में आना चाहिए, हर एक चीज आपको समझ में आना चाहिए, इसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया हुआ। तो भैया इसमें बहुत सारी कभी कभी रिलेशन भी पूछ लेते हैं, बोल देते हैं देखो अब यही मेन फार्मूले हैं, अब देखो जो फार्मूले हैं सारे यही हैं, अब इसे तो पेपर में क्या चलता है, आखिर में पेपर में क्या चलता है, पेपर तुमसे तुम्हारे माइंड तो एकदम देखता है कि तुम किस तरीके से माइंड ला के वो तुम आंसर दे दोगे। अब देखो इसमें क्या करेगा, बहुत सारे में घुमा देगा। अब जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, ये भी देख लो बाय द वे आ जा, तो क्या कर लो, बहुत सारे टेस्ट सीरीज में भी ये सारे क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है। अगर बात कर दी जाए यहाँ पे हम इसकी बात कर देते हैं ई नॉट। मैं इसकी बात कर देता हूँ ई नॉट इक्वल टू माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉट जो माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन टी सी होता है। ठीक है, ये होता है कि नहीं भैया? हाँ सर बोलो कि नहीं, ये होता है कि नहीं? हाँ सर ये होता है। अब बात कर दी जाए तो तुम ये सारी बातें सॉल्व कर लेते हो, मतलब ई नॉट इक्वल टू -2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉट टी सी हो जाएगा। ये तुम्हें हर सबको मालूम होता है, तुमसे यहाँ पे नहीं पूछता है, तो वो जानता है कि तुम यहाँ पे नहीं फंसोगे, तुम यहाँ पे फंसोगे ही नहीं। यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन देता है कि टी सी इक्वल टू लॉट ई की पावर 2.303 अपॉन आर टी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ इसी तो मॉडिफाइड करते रहता यही है। अब सब लोग सोच में रहते हैं यार सी कहाँ से आ गया, लॉट बेस ई कहाँ से आ गया, 2.303 बाई आर टी ये कहाँ से आ गया? तो भैया हमने क्या बोला, इसी फार्मूले का सब मॉडिफिकेशन है, इसी फार्मूले का सब मॉडिफिकेशन है। बस समझने वाली चीज़ें होती हैं कि तुम जहाँ तक समझ सकते हो, जहाँ तक तुम अपनी माइंड लगा सकते हो, जहाँ तक तुम फोकस कर सकते हो। मेन चीज़ फार्मूले सारे यही हैं, इस फार्मूले इधर टू 10 फार्मूले आ जाएंगे तुम्हारे सामने बन के, बस डायरेक्ट तुम्हें वैल्यू रखने हैं, ये तुम कर ही सकते हो, इसमें तुम महानता तो पहले से ही पाए रखे हो। ठीक है, तो भैया ये सारी चीज़ें रिलेशन तुम देखते रहना, हर एक चीज़ तुम देखते रहना, ये सारी रिलेशन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर तुम ये फार्मूले याद है तो बाकी जितने भी इसके रिलेशन होते हैं वो सारे तुम निकाल सकते हो। ठीक है, तो भैया इतने बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, ये भी देख लेते हैं। काफ़ी सारे इसके एप्लीकेशन हैं, नल सिचुएशन से काफ़ी एप्लीकेशन है, तो जरा हम देख लेते हैं सारे एप्लीकेशन हम देख लेते हैं, हर एक चीज़ें देख लेते हैं सबसे एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन देख लेते हैं भैया, एप्लीकेशन ऑफ नर्स इक्वेशन, इस इक्वेशन से क्या क्या एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एप्लीकेशन होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर दी जाए, ये दोनों पे वर्क करता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये जो होता है ये दोनों तरह वर्क करता है। चाहे इलेक्ट्रोड की बात कर दी जाए, ये जो होता है ये रिडक्शन करता है जिस पे कैथोड एज वेल एज एनोड, मतलब ये क्या करता है दोनों पे, ये दोनों पे ऐड करता है। इट एक्ट कैथोड एज वेल एज एनोड, कैथोड पे भी काम करता है एज वेल एज एनोड पे भी काम करता है। क्या करता है? रिडक्शन करता है। एनोड है ना, हाँ। और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अरे भाई ये सारी चीज पहले लेक्चर में ही बता दिया गया था, किस पे ऑक्सीडेशन होता है, किस पे रिडक्शन होता है। ठीक है, फिर बात कर दी जाए हाइड्रोजन मतलब बात कर दी जाए, अगर रिडक्शन की बात कर दी जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H+ से H2 जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है? +0, मतलब ये क्या होता है? रिडक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो अब हम इसके लिए क्या फार्मूले निकालते हैं, जरा इस पे ध्यान दो। पहली चीज मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो होता है पीएच इक्वल टू माइनस लॉज H प्लस होता है। ये चीज अभी थोड़ी माइंड में रखे रहो, अभी इसका वर्क लगेगा, माइनस लॉज H प्लस होता है। तो ये चीज जो होता है अभी तुम थोड़ी देर के लिए समझे रहो कि ये वैल्यू होती है आयनिक इक्विलिब्रियम में, ये फार्मूले आते हैं, ये फार्मूले आयनिक इक्विलिब्रियम से बने हैं। अब हम इसका उपयोग करेंगे। बाय द वे कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जो आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़े हैं, तो ये बात समझ जाए, लेकिन आई होप मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो होता क्या है, हम बात करते हैं ईएमएफ ऑफ सेल निकालते हैं, तो ई नॉट H प्लस से H2 में जाते हैं -0.059 अपॉन n लॉट पी एच टू अपॉन H प्लस हो जाएगा। ठीक है, अपॉन H प्लस, ये P क्या होता है? प्रेशर होता है।
PH2 अपॉन H प्लस होता है। अब ये कहाँ से आया, ये भी तुम्हारे माइंड में आ रहा, हाँ सर ये भी मालूम चाहिए मुझे। तो यहाँ पे H प्लस प्लस H2 जस्ट आउट, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H2 और ये क्या हो जाएगा H प्लस, 8 इलेक्ट्रॉन लेके। तो ये सारे रिएक्शन हो जाएं जी, इसकी वैल्यू प्योर फॉर्म में 0 हो जाता है। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ H2 अपॉन प्रेशर ऑफ H प्लस हो जाता है ना। ठीक है सर। अब उसके बाद चल दी जाए तो यहाँ पे तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये बात तुम्हें मालूम हो जाए साहब, ये बात तुम्हें मालूम हो जाए, यहाँ पे ये बात मालूम हो जाती है भैया, ये जो होता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H प्लस और H2 की वैल्यू रेफरेंस लेते हैं 0 पे। हम इसकी वैल्यू क्या रेफरेंस लेते चलते हैं, इसकी वैल्यू हम रेफरेंस मानते चलते हैं कि ये 0 पे है। अरे भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुमने देखा हुआ है ना, तो मैंने H2 की वैल्यू मतलब H2 से ऊपर जितना ज़्यादा रिडक्शन हो या तो हो ऑक्सीडेशन हो, वो उतने ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रहेंगे, और जितना ज़्यादा रिडक्शन हो वो उतना नीचे रहेगा। ठीक है, फिर उसकी बात कर दी जाए तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, -0.059 अपॉन यन तो वही से ही रहेगा। अब लॉग PH2, यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे PH2 की वैल्यू 0 हो जाएगा, और H प्लस मतलब ये क्या हो जाएगा, लॉग H इनवर्स, मतलब बात कर दिया H प्लस का इनवर्स हो जाएगा। अरे भैया H प्लस ऊपर जाएगा कि नहीं, हाँ सर ये ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद कर दी जाए ई सेल इक्वल टू -0.059 अपॉन 2, यहाँ पे -1 आगे आ जाएगा, तो -1 लॉट H प्लस हो जाएगा, -1 लॉट H प्लस हो जाएगा कि नहीं, हाँ सर हो जाएगा। यहाँ पे -n लॉट H प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे हमने कितने प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 8 प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू, अरे भैया यहाँ पे 8 ही तो इलेक्ट्रॉन लेके H2 में बदल रहा है, 8 ही तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, H प्लस पे 8 इलेक्ट्रॉन लेके H2 में बदल रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो जाए। तो यहाँ पे 1 लिखने का मतलब है, नहीं मतलब है, तो ये मतलब नहीं, तो मैं ये हटा दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर ये हटा दीजिए, नहीं ये आगे वाले स्टेप में हटा दूंगा। ठीक है, अब उससे बात कर दी जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, ई सेल इक्वल टू -0.059 माइनस लॉग H प्लस आ जाएगा, है कि नहीं, हाँ सर ये आ जाएगा। अब देखो ये जब आ जाएगा तो मैंने क्या बोला, PH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, तो मतलब इतनी वैल्यू तो हम क्या ले सकते हैं, PH, तो यहाँ पे हम EMF ऑफ सेल की हम वैल्यू क्या लेते हैं, -0.059 इंटू PH आ जाएगा। देख भाई ये वैल्यू कैथोड पे, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो कैथोड पे हमने ये वैल्यू ले आया है। ठीक है, कैथोड पे ये वैल्यू कैथोड पे हमें ये वैल्यू मिलता है, कैथोड पे ये वैल्यू हमें मिलता है, कौन सी वैल्यू, EMF ऑफ सेल इक्वल टू -0.059 इंटू PH हो जाएगा, -0.059 इंटू PH हो जाएगा। ये किस पे, एट कैथोड पे हमें ये वैल्यू मिलता है। वहीं पे बात कर दी जाए एनोड पे, तो यहाँ पे बस साइन चेंज हो जाएगा, मतलब EMF ऑफ सेल इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.059 इंटू PH हो जाएगा। ये जो हो जाएगा एट एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एट एनोड पे बात कर दी जाए तो कैथोड पे क्या वैल्यू आया, -0.059 इंटू PH हो जाएगा। वहीं पे एनोड की बात कर दी जाए माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 0.059 इंटू PH। अगर तुम कहो तो मैं प्रूफ भी कर दूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं हो रहा। ठीक है सर, ये सारी बातें समझ में आ गई, हाँ सर ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, बात कर रहे हो, अगर मैं मुझे प्रूफ करने की बात कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो, तो सर भी दे रहे हैं, मुझे क्या ही प्रॉब्लम है, मुझे बस करना क्या है, अब यही जो रिएक्शन है रिवर्स कर देना। मतलब हम क्या करेंगे, EMF ऑफ सेल इक्वल टू माइनस EMF माइनस ई नॉट, ओ भाई मैंने क्या कर रहा हूँ, हाँ ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन यन लॉड। अब यहाँ पे जब हम इसका रिवर्स कर देते तो यहाँ पे पी एच प्लस
आ जाएगा अपॉन H2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू तो जानते हो प्योर फॉर्म में हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई नॉट और ई नॉट कितना है, ई नॉट कितना है, यहाँ पे मैंने क्या रखा था ई नॉट H प्लस H2, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है प्लस से 0, लेकिन यहाँ पे H2 से H प्लस। अरे भैया एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे मतलब यहाँ पे 0 से प्लस पे जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। वैसे मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तुम्हें ये बात बताया है, चाहे जो हो, चाहे हाइड्रोजन की बात करी जाए, चाहे एनोड लो चाहे कैथोड, ये रेफरेंस वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फिर मैंने क्या बोला, -0.059 अपॉन एन लॉग पी एच, एच मतलब पी प्रेशर हो जाएगा, लेकिन मैं इसे सिंपली ऐसे ले सकता हूँ कि नहीं, हाँ सर ले सकते हैं। अब ये माइनस साइन यहाँ पे आ सकता है, हाँ क्यों नहीं आ सकता, जो 0.059 और यन यहाँ पे यन की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे यन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो माइनस लॉग एच प्लस हो जाएगा। और जरा याद रखो माइनस लॉग एच प्लस मतलब यहाँ पे पी एच हो जाएगा, तो सिंपली हमारा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 0.059 इंटू पी एच हो जाएगा। सिंपली ये क्या हो जाएगा, हमारा ई सेल की वैल्यू एट एनोड पे हमें ये वैल्यू मिल जाती है। अरे भाई समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। सिंपली मैंने तो नहीं किया है, सिंपली मैंने सारी बातें बता रखी है, जो कि ये सारी बातें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या बता दिया, मैंने बता दिया एनोड पे पहला एप्लीकेशन ऑफ नल सिचुएशन में एट कैथोड पे मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे H प्लस से H2 मतलब ये रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे H प्लस से H2 में बदल रहा है, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है, H प्लस से H2 में मतलब प्लस से 0 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और मैंने जनरल फार्मूला पढ़ाया था पी एच माइनस लॉग H प्लस, ठीक है, ये मैंने जनरली बताया था। जब मैं इसका ईएमएफ उसी तरीके से लिखता हूँ जिसका मैंने जनरल फार्मूला तुम्हें बता रखा है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट, और यहाँ पे हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो H प्लस से H2 में बदलता है, तो H प्लस टू H2 माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग PH2 अपॉन H प्लस हो जाता है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है भैया, अब मुझे करना क्या है, बस सिंपली मुझे करना भी तो कुछ भी नहीं है, सीधे भैया सुनो, सीधे मुझे क्या करना है, इसे रेफरेंस मानते हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, तो माइनस 0.059 इंटू लॉग H2 टू प्योर फॉर्म में वैल्यू 0 हो जाता है, और H प्लस जब ऊपर आएगा तो H प्लस तब -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो ये पावर जो होता है आगे आ जाता है, तो -1 लॉग H प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पी एच की वैल्यू मैंने क्या पढ़ाया, माइनस लॉग H प्लस, मतलब माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे पी एच माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे पी एच आ जाएगी, माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू पी एच आ जाएगी। तो हमें सिंपली ये वैल्यू मिल जाएगी एट कैथोड पे, और एनोड पे हमें क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू, ठीक है। सिर्फ साइन का चेंज होता है। और मैं बोलता हूँ ये सारी से प्रूफ आपको नहीं याद आता है, सीधे रिजल्ट याद रखो, जिस पे क्या वैल्यू है, एनोड पे पूछता है तो 0.059 और कैथोड पे पूछता है -0.059 इंटू पी एच हो जाएगा। अरे भाई समझ में आया, अरे भाई समझ में आया, हर एक चीज़ तुम्हें समझा रहा हूँ, डीपली हर एक चीज़ बता रहा हूँ भैया, चैप्टर पीक पे जा रहा है और समझने का प्रयास पूरा करना। दूसरा एप्लीकेशन क्या आता है, दूसरा एप्लीकेशन आता है कंसल्टेशन सेल, दूसरा एप्लीकेशन क्या आता है, कंसल्टेशन सेल, दूसरा एप्लीकेशन क्या आता है, कंसल्टेशन सेल, कंसंट्रेशन सेल, CONC मतलब कंसंट्रेशन सेल। यहाँ पे हमेशा याद रखना ई टी पावर यम बात कर दी जाए, यहाँ पे ABC पढ़े थे ना, ए मतलब एनोड होता था, ए होता था एनोड, और बी होता था क्या, ब्रिज, और सी होता है कैथोड। तो ये बात एकदम याद रखो, यम यम एनोड पे क्या होता है, ये एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब यम 0 था तो यम से यम प्लस एन, यहाँ पे क्या हो गया प्लस एन, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, ब्रिज बनाओ, और यहाँ पे क्या होता है रिडक्शन, मतलब यम एन से यम पे। तो यहाँ पे हमेशा हमेशा ऑल ओवर मतलब पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यहाँ पे इस वैल्यू, यहाँ पे ईएमएफ ऑफ सेल क्या आता है, ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू क्या आती है, 0, ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू क्या आती है, 0। मतलब पूरे केस में, मतलब अभी तक जितना भी पढ़े हैं सारे की बात कर दी जाए तो सिर्फ यहीं पे ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू जो होती है 0 होती है, नहीं तो हर जगह तो ना तो वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये कंसल्टेशन सेल का एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन ऑफ नल सिचुएशन का सेकंड एप्लीकेशन था
कंसंट्रेशन सेल जो कि मैंने बोला हूँ एनोड और कैथोड पे ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू क्या हो जाती है 0। ठीक है, ठीक है। अब तीसरा तीसरा क्या होता है, तीसरा जो होता है, तीसरा हमारे पास क्या इसका आता है। और जब बात चली जाए मुझे क्या करना है, मुझे इसे प्रूफ करना है तो सिंपल प्रूफ कर दे रहे हैं। अरे भाई अगर मुझे प्रूफ करना है तो सिंपल, बस मुझे तो करना नहीं, बस यही फार्मूले यूज करने हैं हमें। मैंने क्या बोला, बस वही फार्मूले रटे रहो और बाकी हर जगह तुम्हारा वही सारी चीज़ें निकलते जाएंगी। लेकिन एक बात है, तुम्हें मालूम होना चाहिए ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, रिडक्शन कहाँ होता है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहाँ पे होता है, कहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल, ये चीज़ मालूम होना चाहिए, तभी तुम ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। जब तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तुमसे 100% लगेगा, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस मांगता है। देखो मैं बता रहा हूँ, ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं तुम्हें PYQ का हर एक क्वेश्चन लगवाऊंगा और तुम लगा लोगे, इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आएगा। लेकिन तुम्हें वेट करना पड़ेगा, पेशेंस, अगर पेशेंस नहीं है तो तुम लगाओ किताब, ये किताब खोलो तुरंत, तुरंत कोई भी किताब नीट PYQ का ले लो और लगाना शुरू करो, और लगाने के बाद क्वेश्चन लगेगा हर हाल में। क्यों? क्योंकि तुमने अच्छे से सुना होगा, अच्छे से फोकस बना के सुना होगा, सब समझ में आया होगा। आई होप यही कर रहे हो जो, ठीक है। तो यहाँ पे ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है 0 हो जाता है। यहाँ पे प्रूफ करने वाली कोई बात नहीं है। जनरली मुझे प्रूफ करने तो प्रूफ भी कर दूँ, लेकिन तुमसे नीट में इतना डीपली नहीं पूछेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं, ठीक है, ठीक है भैया। अब उसके बाद कर दी जाए, अब उसके बाद बात कर दी जाए तीसरा एप्लीकेशन क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ जिप्स एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ जिप्स एनर्जी। मैं मिटाने जा रहा हूँ भैया, तैयार हो ना। तीसरा मैंने क्या बताया एप्लीकेशन, तीसरा एप्लीकेशन मैं बताने जा रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ जिप्स एनर्जी। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना, तुम्हें समझ में आएगा। हालांकि कोई चीज़ सर्टेन नहीं होता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ जिप्स एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ जिप्स एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ जिप्स एनर्जी होती है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ जिप्स एनर्जी होती है। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे क्या होता है, तुमसे सिंपल दे देगा समझना। यहाँ पे कोई भी मेटल हो तो यहाँ पे मेटल हो, मान लो यहाँ पे, हाँ हाँ, यहाँ पे कोई मेटल हो तो यहाँ पे मेटल जो होता है मेटल +1 में जाएगा, फिर उसके बाद मेटल 1 में जो होगा मेटल +2 में जाएगा। तो यहाँ पे जिप्स फ्री एनर्जी तुम्हें निकालना होगा। मान लो तुमसे पूछ लेगा कि यहाँ से यहाँ पे जाना है तो मुझे जिप्स फ्री एनर्जी बताओ। यम से m+2 कैलकुलेट जिप्स एनर्जी, कैलकुलेट जिप्स एनर्जी, यम से m+2 के बीच में हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो इसे हम यस मान ले और इसे वाई मान ले, तो हम सीधे क्या लिख देंगे कि भैया ऐसा है कि हम लिख देंगे यस+वाई। नहीं, हम ये नहीं ले सकते हैं। अगर टोटल यम से m+2 पे मुझे जाना है तो यहाँ पे यस दे रखा है, मान लो यहाँ पे क्या वैल्यू दे रखी है, यस दे रखी है, और यहाँ पे वाई वैल्यू दे रखी है, तो हम सिंपली यस+वाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों सर, ये भी बात है सर, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है जरा तुम ये बता दो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये तुम बता दो। सर ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन तुम ये बोलो क्यों डायरेक्ट हम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये भैया जो होता है ये नॉन एडिटिव इन नेचर होता है। मतलब हम इसे डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते भैया, नॉन एडिटिव इन नेचर होता है। नॉन एडिटिव इन नेचर मतलब हम डायरेक्ट इसे ऐड ही नहीं कर सकते, हम इसे डायरेक्ट ऐड ही नहीं कर सकते। अगर हम डायरेक्ट ऐड करना होता तो हम डायरेक्ट ऐड कर लेते, लेकिन नॉन एडिटिव इन नेचर मतलब हम इसे डायरेक्ट ऐड भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव मतलब हमारा जो होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास, या तुम बोलो ये से हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तब तुम्हारे मन में आया होगा सर ये हम ऐड कैसे कर सकते हैं, ये भी बात है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ जिप्स एनर्जी आता है। तुम्हें याद हो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तुमने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा हुआ है। हाँ सर, यहाँ वहाँ पे मैंने पढ़ा हुआ है क्लास 11 के चैप्टर में, वर्क पावर एनर्जी, मैकेनिकल और कंजर्वेशन एनर्जी। ठीक तुझे पता, हाँ जहाँ जिप्स फ्री एनर्जी लगा दो। जिप्स फ्री एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, -NFE होता है कि नहीं, हाँ होता है, ई होता है, ई होता है, ई होता है, एक मिनट जो ये मोटा चलता है ना, बाकी होता है। हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू -NF ई सेल, और ई सेल किसका, यम से m+2। हमें किसका निकालना है, यम से m+2 का निकालना है, यम से m+2। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे, फिर हो जाएगा -NF
ई सेल हमें कितना निकालना है, यम से यम प्लस वन में, यम से यम प्लस वन में प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे फिर माइनस साइन आ जाएगा, माइनस एन एफ ई सेल, एन एफ ई सेल, और ई सेल कहाँ से, यम प्लस वन से यम प्लस टू, मतलब यहाँ पे यम प्लस वन से यम प्लस टू में जाते हैं। ठीक है, हाँ सर ये बात समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ पे हमें क्या मालूम पड़ा कि भैया यहाँ पे फेरेड की वैल्यू कैंसिल आउट, हाँ कैंसिल आउट। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, मतलब यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली हमें ई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी भैया देख लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू यहाँ पे वन हो जाएगा, तो वन हो जाएगा वन ई नॉट हर भाई ई नॉट यम से यम प्लस वन हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा टू यम प्लस वन से यम प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, ई से प्लस टू, मतलब यहाँ पे दो आ जाएगा, एक मिनट हो जाएगा, हाँ यहाँ पे दो आ जाएगा। ठीक है, सही है ना, हाँ यहाँ पे प्लस टू, तो यहाँ पे दो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ई नॉट यम से यम प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, तो बात करती जाए तो इसकी वैल्यू मैंने यस से दे रखी है, तो यहाँ पे यस प्लस टू वाई अपॉन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो ये जो होती है वैल्यू आ जाती है ई नॉट यम से यम प्लस टू में। अरे भाई समझ ले, इसकी वैल्यू इस तरीके से कुछ आती है, देख लो ये बात समझ में आई इस तरीके से। अब दो चार एग्जांपल और करवा देते हैं जिससे कि तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये सारी एप्लीकेशन चल रहे हैं नर्स इक्वेशन, जैसे कि मान लो हम तुम्हें दे देते हैं जेड एन से मान लो जेड एन से जा रहा है, जेड एन कन्वर्ट हो रहा है जेड एन प्लस वन में, और जेड एन प्लस वन कन्वर्ट हो रहा है जेड एन प्लस टू में। मैं बोल रहा हूँ भैया जेड एन से जेड एन प्लस टू की वैल्यू निकालो, और जब मैं इसकी वैल्यू दे रहा हूँ 0.4 और इसकी वैल्यू दे रहा हूँ 0.3 दे रहा हूँ, 0.4 वोल्ट दे रहा हूँ और यहाँ पे 0.3 वोल्ट बोल रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ ड्रिफ्ट एनर्जी निकालना है, लगाना है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल होता है। अरे भाई ये यही पढ़ा है ना, हाँ सर पढ़े हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस हमें क्या निकालना है, माइनस एन एफ ई सेल हमें क्या निकालना है, जेड एन से जेड एन प्लस टू, कैलकुलेट जेड एन से जेड एन प्लस टू निकालना है। तो यहाँ पे ई सेल हमें क्या हो रहा है, जेड एन से जेड एन प्लस टू निकालना है, इक्वल टू फिर माइनस एन एफ ई नॉट। अब सेल हमें जेड एन से जेड एन प्लस वन में जाना है, जेड एन से जेड एन प्लस वन में जाना है, फिर माइनस आ जाएगा, फिर माइनस एन एफ यहाँ पे जेड एन प्लस वन से जेड एन प्लस टू में जाना है, मतलब जेड एन प्लस वन से जेड एन प्लस टू में जाना है। ठीक है, ये कर लेना है। ठीक है, सिंपली ये कर लेना, हाँ सर ये कर लेना। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, माइनस से माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तीन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मुझे फेरड जो हो रहा है वो कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है, मतलब यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे जो फेरड हो रहा है, तो यहाँ पे भाई साहब ये जाए फेरड कटा। ठीक है, यहाँ पे जेड एन से जेड एन प्लस टू, मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू दो हो रही, तो टू ई जेड एन से जेड एन प्लस टू में गया, इक्वल टू यहाँ पे प्लस वन से जेड एन से प्लस वन, मतलब यहाँ पे वन हो जाएगा, वन एफ साइलेंट नहीं ई नॉट जेड एन से जेड एन प्लस वन हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे दो हो जाएगा, यहाँ पे जेड एन प्लस से जेड एन टू में, मतलब यहाँ पे दो हो जाएगा। ठीक है, टू जेड एन प्लस वन से जेड एन प्लस टू में हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला जेड एन से जेड एन प्लस वन की वैल्यू मैंने क्या दे रखी है 0.4 वोल्ट, तो यहाँ पे 1 इंटू 0.4 वोल्ट यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और फिर मैंने बोला जेड एन प्लस वन से जेड एन प्लस टू की वैल्यू मैंने क्या रखी है, दे रखी है 0.3, तो यहाँ पे 0.3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर दो ये नीचे आ जाए तो अपॉन टू हो जाएगा, और ये किसकी वैल्यू आ रही है, जेड एन से जेड एन प्लस टू में। ठीक है, तो 0.4 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। अरे भाई यही हो जाए ना अपॉन टू, तो यहाँ पे वन हो जाएगा, यहाँ पे वन ही हो जाएगा ना,
1.0/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये करीब करीब हमारा 1.2 मतलब करीब करीब आ जाएगा हमारा 0.5 वोल्ट हो जाएगा। अरे भाई देख ले, इस तरीके से सॉल्व करना है, ये बात समझ में आ गई। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरीके से लगाना है। और भैया अगर मैं तुम्हें ऐसा बता दूं कि ऐसा करो, तुम कुछ बेर मत करो। क्या करना है, जो चार्ज होता है मतलब Zn से Zn+1 में कितना चार्ज चेंज हुआ है, चार्ज कितना हुआ, Zn 0 था और +1 मतलब यहाँ पे हम सिंपली 1 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हो, 1 × 0.4 लिख दो, प्लस यहाँ पे +1 से +2 में मतलब यहाँ पे कितना कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे देखो हमने क्या बोला, +1 से +2 मतलब यहाँ पे कितना कन्वर्ट हुआ, सॉरी यहाँ से यहाँ पे Zn से Zn+2 में कितना गया कन्वर्ट, चेंज कितना हुआ 0 - 2 मतलब यहाँ पे 2 का कन्वर्ट हुआ, तो 2 × 0.3, ठीक है, अपॉन यहाँ से यहाँ पे हम हमारा आ जाएगा चार्ज अपॉन टोटल। तो ये हम तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसकी भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे कि तुम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं बताऊँ, m से m+1 मतलब कितना चेंज आया 1 × कितना हो जाएगा यस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 × यस प्लस 1 × यस प्लस, अब देखो m से m+2 में कितना कन्वर्ट चेंज हुआ 2 इंटू यहाँ पे वैल्यू क्या रखी है y, ठीक है, अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। तो हमने क्या लगाया यस प्लस 2y/2, तो मतलब सिंपल जितना चार्ज होता है इंटू इतना वोल्ट ले देना, इतना EMF का वोल्ट ले देना, सिंपली ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। लेकिन कोशिश करना यही फार्मूले लगाना, तुम्हें कोई शॉर्टकट लगाने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ चार्ज इंटू वोल्टेज कर देना, यहाँ पे भी चार्ज इंटू वोल्टेज कर देना अपॉन टोटल वोल्टेज कर देना, ठीक है, यही करना है सिंपली, ठीक है भाई। हाँ सर ये बात समझ में आ गई, हर एक चीज़, हर एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने बता दिया है। अब उसके बाद हम कुछ आ जाते हैं नए टॉपिक पे, जरा उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। फिर अब हम आते हैं तो एप्लीकेशन खत्म होते हैं नल सिचुएशन से, और मैं बता दे रहा हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में मतलब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पे बहुत सारे PYQ लाने वाले हूँ, और PYQ के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाऊँगा भाई। मतलब अब हमारा जो चैप्टर है पीक लेवल पे पहुँच चुका है, तो इसमें मैं बता दे रहा हूँ पहले ही बहुत सारी चीज़ें हम करवाऊँगा, और करने के लिए तैयार हो जाना, ठीक है। सारे फार्मूले बढ़िया तैयार करते रहना, ठीक है। अब चलो तो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो निपटा लेते हैं, थोड़ा हम देख लेते हैं कि अब मुझे छोटी छोटी चीज़ जो तुमने फिजिक्स में पढ़ रखी है तो ज़रा उस पर भी हम चले जाते हैं। भाई चल रहे हो कि नहीं भाई? तो भैया देख लेते हैं छोटे छोटे टर्म है। अब जैसे कि ये टर्म तुमने देखा होगा कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस की बात कर दी जाए तो ये बेसिकली क्या होता है, ये दो तरीके से कंडक्टेंस होते हैं। एक होता है तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, एक होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, और एक होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात कर दी जाए तो यहाँ पे जो होता है बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ये चीज़ देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो किसमें फ्लो करते हैं, इन मेटेलिक वायर ले लो, इन मेटेलिक कंपाउंड ले लो, मतलब अगर बात कर दी जाए मेटेलिक वायर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तब उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होता है, तब हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। मतलब भैया ये कहाँ पे डिपेंड करता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करी जाए तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहीं पे बात करी जाए इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब नंबर ऑफ आयन की बात कर रहा, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ आयन्स फ्लो इन, नंबर ऑफ आयन्स फ्लो इन किसमें फ्लो करता है,
इन मेटेलिक वायर, इन मेटेलिक वायर। तो यहाँ पे बात कर रहा है मेटेलिक वायर में, मतलब किसकी बात कर रहा है, आयन की बात कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, आयंस और इलेक्ट्रॉन, आयंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। यहाँ पे आयन की बात कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, यहाँ पे आयन की बात कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जरा हम देख लेते हैं। ये बेसिकली जो होता है, ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो होता है, ये होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है। ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है। लेकिन ये भैया कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और नेचर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करता है। लेकिन ये बेसिकली क्या होता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड साइज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। और सुनो, इतना ही नहीं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड साइज पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। और इतना ही नहीं, ये भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता ही है। ठीक है, नेचर ऑफ कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। फिर उसके बाद बात कर दी जाए, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी, थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी। भैया एनसीईआरटी की लाइनें हैं, और एनसीईआरटी की लाइनें समझा रहा हूँ। तो भैया मैंने बोला था इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो थर्मल कंडक्टिविटी घटेगी। वहीं पे बात कर दी जाए नंबर ऑफ आयन, यहाँ पे बात कर दी जाए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करी जाए तो यहाँ पे बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे, ये बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेगा, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा तो थर्मल कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, थर्मल कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, थर्मल कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, थर्मल कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, थर्मल कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने बोला इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा और थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। वहीं पे बात कर दी जाए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा। भैया ये डायरेक्ट तुमसे कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो ये सारी चीज़ मद्देनजर रखते हुए बहुत बढ़िया से याद रखना, क्योंकि पेपर में ना जाने अब की बार यहीं से क्वेश्चन बना ले तो भगवान की दया से तुम लोग पढ़े रहोगे। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखना। अब छोटे छोटे टर्म है, जरा हम एक बार उस पर भी गौर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले एक छोटा सा टर्म आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, जरा इस पे भी हम क्लियर कर लेते हैं। रेजिस्टेंस की बात कर दी जाए तो रेजिस्टेंस जो होता है, आर जो होता है, ये डिपेंड करता है, आज जो डिपेंड करता है वो होता है एरिया पे कि लेंथ पे। आज जो डिपेंड करता है वो हमारा एरिया पे डिपेंड करता है तो लेंथ पे। आर इज डिपेंड ऑन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो आर इक्वल टू जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए हो जाएगा, रो एल बाई ए। और ये जो हो जाएगा इसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या तुम बोल दो भैया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या तुम बोल दो रेजिस्टिविटी, या तुम बोल दो रेजिस्टिविटी। फिर उसके बाद कर दी जाए रेजिस्टिविटी, तो तुम कैसे लिख सकते हो, आर इंटू ए बाई एल। ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, ओम्स हो जाएगा इसकी यूनिट। रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बाई एल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम्स हो जाएगा, और एरिया का मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर से मीटर कटेगा, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम्स मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ओम्स मीटर। अब उसके बाद भैया आते हैं हम कंडक्टेंस। तो भैया हमने क्या पढ़ लिया, एक रेजिस्टेंस पढ़ लिया और एक मैंने रेजिस्टिविटी पढ़ लिया। अब उसके बाद हम आते हैं कंडक्टेंस। तो हम क्या बुलाते हैं, कंडक्टेंस जो होता है हम बुलाते हैं जी से।
हम जी से बोलते आते हैं। तो कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो जी इक्वल टू 1/r। तो हम 1/r तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 1/r कंडक्टेंस इक्वल टू 1 रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 रेजिस्टेंस, तो हम क्या ले सकते हैं रो, रो यल बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 इंटू ये हो जाएगा, मतलब हो जाएगा एरिया रो इंटू यल, ये हो जाएगा हमारा कंडक्टेंस। तो इस तरीके से यहाँ पे ओम्स यूनिट आया था, तो यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगा सीमेन आ जाएगा, सीमेन आ जाएगा। या तुम बोल दो इसकी यूनिट मोहो हो जाएगा, मोहो मतलब ओ एच एम ओम्स बोलते हैं, इसका उल्टा कर दो एमएचओ, या तुम इसे बोल सकते हो ओम्स इनवर्स बोल सकते हो, या तुम इसे बोल सकते हो सीमेन, सीमेन बोल सकते हो ना, सीमेन भी बोल सकते हो, सीमेन भी इसकी यूनिट होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाए कंडक्टेंस। उसी तरीके से कंडक्टिविटी आ जाती है, कंडक्टिविटी टू क्या होती है यहाँ पे कंडक्टिविटी जो होता है हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं K से, और कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी टू क्या हो जाए 1/रेजिस्टिविटी, 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 ठीक है 1/रेजिस्टिविटी। तो 1/रेजिस्टिविटी मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/रेजिस्टिविटी क्या था 1/, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 आर इंटू ए बाई एल हो जाएगा, आर इंटू ए बाई एल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टिविटी। और तुम्हें ये मालूम होना चाहिए यल बाई ए तो हम बोलते हैं, यल बाई ए तो बोलते हैं सेल्फ कांस्टेंट, यल बाई ए तो क्या बोलते हैं सेल्फ कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमने कंडक्टिविटी तो हम कैसे लिखते हैं, कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी क्या लिखा हूँ आर इंटू ए बाई एल, मतलब आर इंटू ए बाई एल, यल ऊपर अब चला जाएगा इंटू है। तो यहाँ पे हमने क्या ले सकता हूँ यल आर ए, यल आर ए इक्वल टू के ले सकता हूँ कि नहीं। अच्छा मैं ये आर आर यहाँ पे भेज दूँ तो आर के इक्वल टू यल बाई ए ले सकता हूँ, हाँ सर ले सकता हूँ। और इसी यल बाई ए तो हम बोल सकते हैं जी स्टार, जी स्टार का मतलब होता है, जी स्टार का मतलब होता है सेल्फ कांस्टेंट, सेल्फ कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमें सेल्फ कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और सेल्फ कांस्टेंट, ये बातें आपको समझ में आ रही। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, और नेक्स्ट वीडियो में तैयार हो जाना, सारे फार्मूले रट के आना, हर एक चीज़ इस पर काफ़ी क्वेश्चन आएगा, PY2 लगा लेना, इतना कॉन्फिडेंस रखते हो तो लगाना, ठीक है। और फिर जब ना हो तो फिर बताना, मैं यहाँ पे लड़वाऊंगा। आई होप सारे PY2, ठीक है। और पढ़ाई करना मेहनत से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हंसते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है, ठीक है सर।